मैं हसन भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज वो अपने कमेंट्स का इजहार करें। थैंक यू वेरी मच काशिफ भाई, आपने जी आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी आ रही है जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। काशिफ भाई, एक तो मैं पहले चाहूंगा मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूं ताकि दोस्त देख सके। मेरा ख्याल है तनसीर साहब की स्क्रीन शेयर हुई है, काइंडली अगर उसको जरा देख लें ज़ैब साहब। ये मैं बंद कर ये बंद हो गई। सर थैंक यू। सबसे पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ ज़ैब साहब अपनी। जी स्क्रीन सर सबको नजर आ रही है मेरी? आ गई जी, हमें तो नजर आ रहा अ, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने सदर जनाब इरफान इलियास शेख साहब का कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम आज इस पे बात कर सकें, और जो हमारी कमेटी के कन्वेयर हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन टैक्सेशन के काशिफ अनवर साहब। काशिफ साहब का जी एक हमेशा से जो आइडियाज़ हैं वो बड़े यूनिक रहे हैं, और उन्होंने जैसे आज पहला वेबिनार कंडक्ट करवा रहे हैं टैक्सेस पे, जो पोस्ट बजट सेमिनार है, वो एक बड़े यूनिक आइडियाज़ हैं। और उसके साथ-साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मियाँ ज़ाहिद जावेद साहब का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आज डायरेक्ट टैक्सेस पे बात कर सकूँ। और साथ-साथ इट वाज़ अ प्रिविलेज कि तनसीर बुखारी साहब आज हमारे साथ थे, और उन्होंने जिस तरह से गुफ्तगू की, जितनी डिटेल में उन्होंने हमें समझाया, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ऑडियंस के लिए एक बहुत ही अच्छी बात थी, और मुझे भी उनको सुनने का मौका मिला। इट वाज़ इंडीड अ प्रिविलेज। बड़ी ज़बरदस्त सर आपकी स्पीच थी, तो मैं उसके लिए भी आपको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। अच्छा, मैं अपने टॉपिक पे डिस्कस करने से पहले काशिफ भाई अगर आपकी इजाज़त हो तो 2-4 मिनट के लिए जो मेरा बजट पे एक टेक अवे है, उसको ज़रूर ब्रीफली बताना चाहूँगा कि हम जा किस तरफ रहे हैं, अगर आपकी इजाज़त हो काशिफ। है। प्लीज सर प्लीज। अच्छा, इसमें देखिए जो सबसे अहम चीज़ है ना, देखें जो हमारा गिला है, वो गिला ये है कि देखिए जो ब्रॉडनिंग है वो हम करते नहीं, या लग कुछ यूँ रहा है कि शायद हम ब्रॉडनिंग करना चाहते नहीं हैं। और हो ये रहा है कि जो एक्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसके साथ हम ये कर रहे हैं कि उसके लिए मामलात मुश्किल और मुश्किल और मुश्किल तरीन बनाते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला ये है कि हम ये नहीं समझ रहे कि भाई जो शख्स अच्छा है, जो कंप्लायंट है, उसको आप फैसिलिटेट कीजिए, उसके लिए बेहतरी कीजिए। अगर मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के फोरम से बात कर रहा हूँ, तो देखिए जी इन्होंने एक कतकन अपने मेंबर्स पे लगाया हुआ है कि जब तक एनटीएन आप नहीं लेंगे, आप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के मेंबर नहीं बन सकते। तो इससे ज़्यादा और ब्रॉडनिंग आप क्या चाहते हैं हमारे एंड से? और उसके अलावा आप ये देखिए कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने, इरफान साहब ने, काशिफ भाई ने हमेशा से कोशिश की है कि जो भी मामलात हैं, वो उसके ऊपर कोशिश की जाए कि बेहतरी लाई जाए और अपने जो प्रपोज़ल्स हैं वो दिए जाएँ। प्रपोज़ल्स जो अच्छे लगते हैं वो मान लिए जाते हैं, जो शायद अच्छे नहीं लगते वो नहीं माने जाते, जो हकीकतन गलत है। कानून का येट अगेन जैसे तनसीर साहब ने कहा कि मसला ये है कि एक गिला हमेशा रहा है कि कानून बनाते हुए ये देखा जाए कि कानून की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, वो देखा ही नहीं जाता सिरे से। तो ये बड़े मामलात हैं, तो इसके साथ इस टेक अवे के साथ मैं अपनी प्रेज़ेंटेशन का आगाज़ करूँगा। अच्छा, मैंने कोशिश ये की है काशिफ साहब कि जो हमारी अहम चेंजेज़ हैं उनके ऊपर ज़्यादा गौर-व-फ़िक्र किया जाए, और जो क्योंकि चेंजेज़ तो काफ़ी सारी हैं, छोटी-छोटी चेंजेज़ भी काफ़ी सारी हैं, लेकिन जो अहम चेंजेज़ हैं उनके ऊपर प्रॉपर गौर-व-फ़िक्र किया जाए, और ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले जो दोस्त हैं, वो इसको समझ सकें। ये जनाब मेरा छोटा-सा तारुफ़ है। मैं फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ आईकैप और एसीसीए का, मैनेजिंग पार्टनर हूँ एमएम बशीर एंड सलैरिया का। आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। मुझे चैम्बर ने ये शर्फ़ भी हासिल किया कि मैं आईकैप का जो मेरा इदारा है उसके साथ लिएज़ॉन करने के लिए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो कमेटी है उसका चेयरमैन भी हूँ। मैं एग्ज़ीक्युटिव कमेटी का मेंबर भी रह चुका हूँ लाहौर टैक्स बार की। मैं लीड ट्रेनर हूँ आईसीडब्ल्यू का, इंग्लैंड एंड वेल्स सीए का। इसको मैं पढ़ाता हूँ। उसके साथ आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट ऑफ व्हील सॉल्वेट, और जो आप टेल मीडिया के ज़रिए देख रहे हैं जिसके सीईओ ज़ुहैब ज़ुबैरी साहब हैं, उसके प्रोग्राम कानून और अवाम का मैं होस्ट भी हूँ। तो ये शर्फ़ जनाब ज़ुहैब ज़ुबैरी साहब की वजह से हमें हासिल है। अच्छा, सबसे अहम चीज़ देखिए, जो हमारा इनकम टैक्स 2001 का कानून था, वो डीम्ड असेसमेंट पे मुश्तमिल था। अब ये बात समझ में नहीं आई कि आपका एक कानून जो शहरग है, उसको बार-बार उसके साथ छेड़छाड़ क्यों की जा रही है?
ये एक बहुत बड़ा गिला है। देखिए, अगर तो आपने कानून की शरह को छेड़ना है और आपने इस तरफ जाना है कि जी आप चाहते हैं कि जी ये डीम्ड असेसमेंट खत्म हो जाए, तो फिर जो 1979 का धुरे वाला कानून था, उसको आप लेके चलते, सारी बात ही खत्म कर देते। आपको किसने कहा कि आप बार-बार इसके साथ छेड़छाड़ करें? और सबसे बड़ी बात, आप टैक्स पेयर के कॉन्फिडेंस के साथ प्ले कर रहे हैं, अगर आप कानून के साथ इस तरह छेड़छाड़ कर रहे हैं। सर, इसी छेड़छाड़ को आगे तस्करा करते हुए बताना चाहूँगा कि इन्होंने क्या किया है कि ये कहते हैं कि जो डीम्ड असेसमेंट है आपकी, उसके लिए इन्होंने 120 का जो सेक्शन है, उसमें 2A सेक्शन इंसर्ट किया है और वो कहते हैं कि जी इसको ऑटोमेटेड इनिशियल स्क्रूटनी की जाएगी। अच्छा, ऑटोमेटेड इनिशियल स्क्रूटनी में ये कहते हैं कि जी अरिथमेटिकल एरर अगर कोई होगा रिटर्न में, अगर कोई इनकरेक्ट क्लेम होगा, उसको ठीक किया जाएगा और डिसअलाउंस ऑफ एनी लॉस, डिडक्टेबल अलाउंस और डिसअलाउंस ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ एनी लॉस। देखिए, अरिथमेटिकल एरर बज़ाहिर आईआरएस आप यूज़ कर रहे हैं, तो मेरी समझ में से मैं कासिर हूँ कि क्या अरिथमेटिकल एरर आप ठीक करेंगे इस इनिशियल स्क्रूटनी से। अगर आप ठीक करना चाहते हैं, तो वो आप उसी वक़्त कर सकते हैं। फिर इसके अंदर 6 महीने का टाइम क्यों दिया जा रहा है अरिथमेटिकल एरर को करेक्ट करने के लिए? और फिर सबसे अहम बात ये है कि डिसअलाउंस ऑफ लॉस है या कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस है, ये कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस तो अपनी जगह है, लेकिन डिसअलाउंस ऑफ लॉस जो है वो एक सब्जेक्टिव मैटर है। आपका वर्जन या मेरा वर्जन मुख्तलिफ हो सकता है। आप मेरे वर्जन को सुने बगैर कैसे आप कह सकते हैं कि जी मैं इनिशियल स्क्रूटनी पे इस पे जा रहा हूँ। बहरहाल इसके अंदर जो एक काम किया गया है ज़रूरी, वो ये है कि इन्होंने कहा है कि जी सिस्टम जनरेटेड नोटिस इशू हुआ करेगा। टैक्स पेयर को मौका दिया जाएगा इसको 30 दिन में रिस्पॉन्ड करने का। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि टैक्स पेयर को 6 महीने के लिए लटका दिया जाएगा। 6 महीने के लिए लटकाने का मतलब क्या है, ये मैं ज़रा थोड़ा इसके ऊपर पॉन्डर करना चाहूँगा काश साहब। कि देखिए, इसमें ये है कि कहना ये चाह रहे हैं कि 6 महीने के बाद मेरी असेसमेंट डीम्ड होगी। जब मेरी असेसमेंट डीम्ड 6 महीने के बाद होगी, तो अल्टीमेटली मेरे रिफंड्स भी 6 महीने के बाद डीम्ड होंगे और अल्टीमेटली मैं जो रिफंड की एप्लीकेशन फौरी तौर पे डाल देता था, उसके लिए भी मेरे पास एक कतकन आ गया कि मैं बीइंग अ कंपनी या बीइंग अ एओपी या मैं कारोबारी ज़रात के लिए बात कर रहा हूँ कि उनको कैश फ्लो की एक प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। और ऑन टॉप ऑफ इट जो एक अहम बात है वो ये देखें कि आपका जो एग्ज़म्पशन का मामला होता था, जिसके अंदर आप अपने रिफंड एडजस्ट करवाते थे, जो चीज़ें आप लोग करते थे, उसके लिए आपको एक ऑब्वियस प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, इसके बाद जो इम्पोर्ट हमारा एक मेजर सेक्टर है, उसके ऊपर मैं आज रोशनी डालना चाहूँगा। इम्पोर्ट का जैसे आप जानते हैं कि इसको उठा के येट अगेन कमर्शियल इम्पोर्टर को मिनिमम टैक्स में ले गए और एक चैम्बर ने ही मुझे मौका दिया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टैक्स रेजीम पे बात करने का लास्ट टाइम। आज क्योंकि कोविड है तो अल्लाह ताला सबको सेहत ज़िंदगी दे जी, सबके लिए दुआ है और हम बारहा कह रहे थे कि देखिए जो आपने स्लैब्स डिफ़ाइन की हुई हैं, ये वो स्लैब्स हैं जो एक ज़माने की थी और अब वो स्लैब्स इतनी ज़्यादा वैलिड नहीं रही हैं। तो सिंगल हेड ऑफ अकाउंट की जो स्लैब है सर 50,000 की जो थी, उसको इन्होंने 2.5 लाख कर दिया सर। एक्सपेंडिचर लिमिट को इन्होंने 10,000 से 25,000 कर दिया है। सैलरी पेड को इन्होंने 15,000 से 25,000 कर दिया। एक्सपेंडिचर लिमिट की जो बेसिकली लिमिट है, उसके ऊपर मैं थोड़ा-सा कमेंट करना चाहूँगा कि वो रियलिस्टिकली स्पीकिंग वो अभी भी थोड़ा-सा लोअर साइड पे है। लेकिन ज़ाती तौर पे मैं समझूँगा चलें कुछ साँस लेने का मौका मिला, अच्छी बात है। तो इसको इन अ पॉज़िटिव नोट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा-सा इसमें मार्जिन आई बिलीव कि अगर इसको 25 के बजाय 50 कर देते तो शायद कदरे ज़्यादा बेहतर होता। अच्छा, 21 पी और क्यू 2 सेक्शन इंसर्ट हुए, इनको समझना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ जो 21 पी में उन्होंने कही है कि जी एनी एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलिटी बिल इन एक्सेस ऑफ सच लिमिट्स एंड इन वायलेशन ऑफ सच कंडीशन एज़ मे बी प्रिस्क्राइब्ड।
अच्छा, इसमें अगर आप याद करें 111 की एक चेंज को, तो उसमें ये कहा गया था कि जनाब आपकी जो प्रोडक्शन है, उसको लिंक किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल से। तो ये कुछ उससे मिलती-जुलती चेंज नज़र आ रही है और इसमें लग ये रहा है कि जो प्रोडक्शन है या इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो उसको आपका जो एक्सपेंस है उसको सेल के साथ लिंक करेंगे। कोई ना कोई मैकेनिज़्म ऐसा डेवलप किया जाएगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल की क्लेम को लिमिट किया जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये है कि देखना पड़ेगा कि ये क्वांटिटेटिव मैकेनिज़्म है या अमाउंट बेस्ड मैकेनिज़्म है। क्योंकि कीपिंग इन माइंड के जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस जो हाइक हुई है और वो इंक्रीज़ होती रही है, उसके बाद अगर कोई ऐसी प्राइस हाइक फेस करनी पड़ती है हमारे जो कारोबारी हज़रात हैं उनको, तो उसमें हमें सादा अल्फाज में समझना पड़ेगा कि अगर उसकी अमाउंट मतलब रकम बढ़ जाती है, महँगी हो जाती है बिजली, तो देखिए उसके जो यूनिट हमने कंज़्यूम किए हैं वो तो बात समझ आती है, लेकिन रकम के साथ आप फिर उसको लिंक नहीं कर सकते। अच्छा, एक्सपेंडिचर एट्रिब्यूटेबल, अच्छा ये एक मैटर जो है इन्होंने अगेन जो अभी बात की तनसीर साहब ने रिगार्डिंग 100 मिलियन का जो बेसिकली कैप इन्होंने लगाया है फॉर मैन्युफैक्चरर्स विद रिगार्ड टू सप्लाईज, उसी को इन्होंने यहाँ लिंक अप किया और उन्होंने कहा एनी एक्सपेंडिचर एट्रिब्यूटेबल सेल्स मेड टू द पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड अंडर द सेल टैक्स एक्ट बाय एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, तो उसको प्रोपोर्शनेटली 100 मिलियन वाले जो हैं, यानी आपने अगर कोई एक्सपेंडिचर क्लेम किया है और किसी ऐसे बंदे के रिलेटेड क्लेम किया है जिससे सेल किया आपने जो रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड था और नहीं था, तो वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, यहाँ पे मैं गौर करवाना चाहूँगा, आप लोग भी शायद एग्री करेंगे, ख़ासतौर पे कानूनी नुकता है कि देखिए यहाँ रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड बट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड की बात हुई। तो यही चीज़ सेल टैक्स के लॉ में नहीं कही गई ग़ालिबन। तो ये रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड वाली बात जो है अपनी जगह ज़रूर होनी चाहिए। और फिर एक और बात देखें, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ये गिला करना चाहूँगा कि देखिए अगर हम अपने टैक्स की लिमिट की बात करें तो अब हमने तकरीबन 27% एनहांस करके अपना टारगेट रखा है। ठीक है काशिफ़ साहब? लास्ट टाइम जो हमारा डायरेक्ट टैक्स का टारगेट था काशिफ़ साहब तकरीबन 1600 था। इस दफ़ा 2000 समथिंग है। तो बात ये हो रही है कि देखिए आप, अगर मैं बात करूँ टैक्स कलेक्शन की, तो सेल टैक्स तो एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो आप कस्टमर के ज़रिए कलेक्ट करवा रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ इट जो आपका डायरेक्ट टैक्स है उसमें से 80% विथहोल्डिंग टैक्स है। वो भी आप 80 टू 90%, तो भाई अगर 90% विद सारा कुछ हमारे लोगों ने काम करके देना है, कारोबारी लोगों ने, तो 10% के लिए हमने एक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की फ़ौज बिठाई हुई है, जो कि कानून नाफ़िज़ करके फिर सो जाती है और आराम करती है और ये सोचती है कि कारोबारी हज़रात जो हैं उनका काम है कि वो टैक्स कलेक्ट करवा के दें। तो देखिए ये हमारा काम नहीं है, आपने हमें फ़ैसिलिटेट करना है। अल्टीमेटली ऑर्डिनेंस का क्या था, मौक़िफ़ क्या था या ऑर्डिनेंस की रूह क्या थी जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 लाया गया था। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जब लाया गया था तो उसकी रूह ये थी कि जनाब आप पार्टनर होंगे, कारोबारी हज़रात पार्टनर होंगे, बिज़नेसमैन विल बी द पार्टनर इन पेइंग ऑफ द टैक्सेस विद द डिपार्टमेंट। तो यहाँ फैसिलिटेशन वाला मामला सर उस तरह नहीं है माज़रत के साथ। अच्छा, रिटर्न ऑफ इनकम, येट अगेन रिटर्न ऑफ इनकम पे बात की गई, स्टेटमेंट ऑफ इनकम पे बात की और रिवीजन ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट। देखिए रिटर्न ऑफ इनकम पे ये कहा गया है कि जी अगर तो बोनाफाइड एरर है, तो उसको अलाउ कर दिया जाएगा कि जी वो रिवाइज़ कर दे। अब येट अगेन बोनाफाइड एरर अगर है और अलाउ कर दिया जाएगा काशिफ़ साहब, तो इसमें ज़्यादा खुश होने वाली बात इसलिए नहीं है कि कमिश्नर साहब ने अप्रूवल देनी है सर। तो अल्टीमेटली अगर कमिश्नर साहब ने अप्रूवल देनी है तो बात तो वही है, वहीं के वहीं हम खड़े हैं। फिर उसके बाद जहाँ तक बात आती है स्टेटमेंट ऑफ इनकम की, तो उसमें उन्होंने जो फाइनल टैक्स के अंदर एक आसानी थी कि जनाब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स उस तरह नहीं देनी है, आपने सिंपल फिगर दे के कर देनी है, तो उसमें कहा गया है कि जी उसके लिए रिटर्न सेपरेट की जाएगी। अच्छा, इससे भी मैं ज़ाती तौर पे एग्री नहीं करता। मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ को समझने से कासिर हूँ कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने साथ अटैच कर देते हैं, तो मेरा एक ज़ाती तौर पे एक नज़रिया ये है कि जनाब आप देखें चीज़ों को आसान कीजिए। आप उनको कह रहे हैं कि जनाब आप रिटर्न जो फ़ाइल कर रहे हैं उसके साथ एक रिटर्न आपको दी जाएगी, 115 की स्टेटमेंट नहीं होगी। ये चेंज इसमें ये भी किया जा सकता था कि जनाब जो फाइनल टैक्स का शख़्स है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट या अकाउंट्स जो हैं अपने, वो फ़र्निश कर देगा साथ। ठीक है ना जी? क्योंकि देखें अगर वो अकाउंट्स आप उससे ले लेते हैं तो फिर रिटर्न फ़िल करवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप ज़िंदगी मुश्किल क्यों कर रहे हैं, ये बात समझने से मैं कासिर हूँ। अच्छा, वेल्थ स्टेटमेंट हमारा जो हमारे अकाउंटेंट्स हैं, ख़ास तौर पे बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं काफ़ी सारे क्लाइंट्स की वेल्थ स्टेटमेंट को देखता हूँ और जो हमारे ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के डायरेक्टर्स हैं, उनकी वेल्थ स्टेटमेंट को भी देखता हूँ। तो देखें ये जो चेंज है, इससे मैं स्ट्रांगली डिसएग्री करूँगा। उसकी वजह ये है कि वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जी आपने जो है इस चेंज के अंदर ये करना है कि आपने वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज़ करने के लिए आपको कमिश्नर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी।
यानी अगर मेरी वेल्थ स्टेटमेंट है क्या? सबसे पहले ये समझें। वेल्थ स्टेटमेंट मेरे असासों का या मेरे किसी को अगर पैसे देने जो मेरी लायबिलिटीज़ हैं उसका एक तख़मीना है, और उसमें एरर्स अक्सर व बेशतर आ जाते हैं। कोई ना कोई चीज़ टैक्स पेयर मिस कर जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और हमने प्रैक्टिकली देखा है कि लोग हमारे पास आते हैं कि जनाब हम ये चीज़ मिस कर गए, तो काइंडली हमारी वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज़ कर दीजिए या इस एरर को ठीक कर लीजिए। अब उसमें कहा गया है बोनाफाइड एरर के केस में कमिश्नर जो है उसको अलाउ कर देगा, और 5 साल की लिमिट लगाई गई है। ठीक है? 5 साल की लिमिट से मुझे कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आप कीजिए। लेकिन वेल्थ स्टेटमेंट में अप्रूवल वाली चीज़ से मुझे डेफ़िनेटली इश्यू है, और मैं स्ट्रांगली डिसएग्री करूँगा, क्योंकि वेल्थ स्टेटमेंट में बहुत छोटी-छोटी मिस्टेक्स आ जाती हैं जो कि हम लोग करेक्ट कर रहे होते हैं। तो लिहाज़ा ये जो चेंज है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अच्छा, 122(5) जैसे मैंने पहले कहा कि समझ नहीं आ रही चाहते क्या हैं। 161 हम करवाएँ, 122(5) हम करवाएँ, फिर ऑडिट भी हम करवाएँ, फिर जो हमारी असेसमेंट हमने दाखिल कर दी उसको सच्चा भी नहीं मानना। तो अगर हम इतने बड़े झूठे हैं, तो हमसे क्यों टैक्स माँगते हैं सर? हमें ना अच्छा समझिए। तो देखिए, मादरत के साथ हम आपके साथ चलना चाहते हैं, ये मैं अपने अथॉरिटीज़ के लिए बात कर रहा हूँ। देखिए, हम लोग चाहते ही हैं, बीइंग अ टैक्स प्रैक्टिशनर, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने देखा है लोग टैक्स देना चाहते हैं। और मसला क्या है? आपके रेट्स रैशनलाइज़ नहीं है सर। आप लोगों से वो पैसे माँगते हैं जो आप चाहते हैं कि वो अपना प्रॉफ़िट मार्जिन भी आपको दे दें। देखें, मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब की स्पीच का रेफ़रेंस आपको देना चाहूँगा जो उन्होंने अबू धाबी में की थी। तो उन्होंने कहा था कि जी वहाँ के जो शख़्स हैं, उन्होंने शायद, मुझे लगता है वो बात जो उन्होंने उनको कही उसके बाद शायद भूल गए मामला, कि जी चीज़ ये है कि जी बिज़नेसेस आर देयर टू मेक प्रॉफ़िट्स। तो सर, इफ बिज़नेसेस आर देयर टू मेक प्रॉफ़िट्स, तो बात ये है कि अगर कारोबार ने मुनाफ़ा करना है तो सर आपकी मेहरबानी कारोबार को चलने दें। ठीक है जी? अब देखें, आप हमारी असेसमेंट भी नहीं माँग रहे, आप ऑडिट भी करवा रहे हैं, और आप ऑन टॉप ऑफ इट ये भी कहते हैं कि जनाब अब 122(5) में बड़ी मज़ेदार चीज़ है। देखें, 122(5) में जो इन्होंने फरमाया, वो कहते हैं कि जी इन केस ऑफ 122(5) द वर्डिंग हैज़ बीन चेंज्ड टू ऑडिट और अदरवाइज़। अच्छा, ऑडिट टू और अदरवाइज़ से उनकी क्या मुराद है कि जनाब आपका अफ़सर आया, सादा अल्फ़ाज़ में समझाना चाहूँगा, उसने आपका ऑडिट किया, ऑडिट के दौरान आप काशिफ़ साहब यू वर लकी इनफ कि कुछ भी नहीं वो निकाल सका। ठीक है? अब उसने कहना है कि जी क्योंकि मैंने आपको ऑडिट किया और मैं आपको जानता हूँ कि काशिफ़ साहब आप हैं और आप टैक्स पेयर हैं, तो इवन अदरवाइज़ मैं आपका 122(5) ओपन कर। तो देखें, ये पावर तो आपके पास प्रेजुडिशियल टू द रेवेन्यू की 122(5) ए में भी थी। तो ये अननेसेसरी चेंजेस क्यों दे कर रहे हैं? देखिए, मैंने एक शख़्स हमारे दोस्त हैं, फाज़िल दोस्त, उनको सुना, तो वो कह रहे थे कि बजट हमारा जो है थोड़ा किसी हद तक न्यूट्रल है और शायद बजट फ्रेंडली, तो बजट फ्रेंडली नहीं है। देखिए, उसकी वजह ये है कि देखिए उसमें मसला आप ये समझें कि एक तो आपने टारगेट बढ़ा दी। जो टारगेट्स की आप बात कर रहे हैं, कोविड-19 है, नेगेटिव ग्रोथ में आप चले गए हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि जनाब हम जो है टारगेट बढ़ा के उसको अचीव कर लेंगे। तो देखें, वही वाली बात है कि कहने को गालिब ये ख़्याल अच्छा है। तो बात है कि इस तरह मामलात नहीं होते, हमें सोचना पड़ेगा कारोबारी मामलात को। तो देखें, इसमें जब एक आपके पास लॉ ऑलरेडी मौजूद था, तो इ ऑडिट और अदरवाइज़ लिखने की ज़रूरत कतई तौर पे मुझे समझ में नहीं आई। अच्छा, फिर एक सबसे बड़ी बात, ये शायद मेरा ख़्याल है ग़ालिबन जो सेकंड बात है, किसी हद तक शायद हमारी सुनवाई हुई है क्योंकि पाकिस्तान टैक्स बार ने इस पे आवाज़ उठाई थी, और उम्मीद मैं ये करता हूँ कि जो फाइनल फाइनेंस एक्ट आएगा उसमें ये क्लॉज़ नहीं होगी, क्योंकि ये एक कानून के साथ बहुत बड़ा मज़ाक है। देखिए, आपकी सुप्रीम अथॉरिटीज़ और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ रूल आउट कर चुके हैं कि जी कंडीशनल स्टे नहीं होगा। कंडीशनल स्टे इज़ नॉट देयर। आप क्या कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि जी कमिश्नर अपील साहब ने अगर कोई ऑर्डर अपहेल्ड कर दिया है, तो उसपे आप ये कतगन लगा रहे हैं कि जी मैनेटरी पेमेंट करूँ मैं आपको मैंडेटरीली। यानी मैं लाज़िमन आपको 10% टैक्स जो है वो अदा करूँगा तो फिर अपील कर सकूँ। तो देखिए, बात ये है कि ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया है। हम मानते हैं सर, आपके जो रेवेन्यू लॉस है बहुत ज़्यादा हो गया है। आप रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि जो भी साइड पॉकेट्स हैं, उन सब से जो है पैसे निकाल के दे दिए जाएँ, तो इस तरह नहीं होता। अगर आपको प्रॉब्लम है, तो बिज़नेसेस को भी प्रॉब्लम है। आप इस चीज़ को समझिए, आपका जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, बिल्कुल खत्म हो गया है। रही बात आपकी कंस्ट्रक्शन के सेक्टर की, तो अभी देखा जाएगा कि आप एलाइड सेक्टर के साथ क्या करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का ज़िक्र हो गया है, क्योंकि वो ज़ाहिर है आज हम बजट में इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे कि उसका एक ऑर्डिनेंस अलग से आ गया, तो एक कमेंट ज़रूर करना चाहूँगा कि एक बात काशिफ़ साहब जो आपके चैम्बर के तवज्जुह से जानी चाहिए, वो समझ नहीं आई।
जैसे कि तनसीर साहब ने बात की अपने ज़रे उसके हवाले से, स्क्वायर फुट के हवाले से, मैं ये कहना चाहूँगा कि 2022 तक जो आपने लिमिट लगाई है, देखिए 2022 तक आप ये कह रहे हैं कि जनाब आप अपनी सड़कें बना लें, आप ये कर लें, वो कर लें, हम मानते हैं। फिर आप कहते हैं अलॉटमेंट भी कर लें और लोगों से पैसे भी आपने सर्टेन परसेंटेज के ले लिए। तो देखिए अलॉटमेंट करना और क्या कहते हैं सड़कें बनाना वो तो बेचारे डेवलपर के हाथ में है, लेकिन लोगों से पैसे लेना जनाब उसके हाथ में नहीं है। तो मेहरबानी करें जी, ये जो चीज़ है ये मुख्तलिफ फोरम्स पे पहले भी उठाई गई है, मैं इसको रिपीटेडली मैं भी कह रहा हूँ। तो बात है कि देखिए इस चीज़ को समझना चाहिए। तो हमारा प्रॉब्लम येट अगेन हुई है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कानून हमने बना लिया, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस जो है उसको एनालाइज नहीं किया। आगे चलना चाहूँगा सर। अच्छा, कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेन है उसको इन्होंने जी देखा है। उसके अंदर जो है इन्होंने जो चीज़ की है कि जो टैक्सेबिलिटी की परसेंटेजेस है बेसिकली, एक सेकंड, टैक्सेबिलिटी की जो परसेंटेजेस है यानी कितना परसेंट आपका प्रॉफिट टैक्सेबल होगा उसको ईयर्स के साथ लिंक अप कर दिया जो प्रपोजल ये दे रही है। उसमें ये है कि जी अगर 1 साल के अंदर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, अच्छा एक बात बड़ी अहम बताना चाहूँगा कि जो ओपन प्लॉट्स का और कंस्ट्रक्टेड प्लॉट्स का सब डिफरेंस था 4 साल या 8 साल का, उसको 4 साल पे ले आए हैं। अब कोई फ़र्क नहीं है कंस्ट्रक्टेड के अंदर और ओपन प्लॉट्स में, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इस तरह की कोई डिफरेंशिएशन अब नहीं रही है। तो उसमें सर ये है कि जो अगर आप 1 साल के अंदर करते हैं तो 100%, 1 से 2 साल के अंदर 75% है, 2 से 3 साल के अंदर 50% और 3 से 4 साल के अंदर 25% और 4 साल एंड अबव के अंदर 0% है। अच्छा, लाइकवाइज़ इन्होंने क्या किया है अगर आप देखें कि इन्होंने लाइकवाइज़ जो आपके प्रॉफिट की जो कैपिटल गेन वो आपको होगा उसके जो रेट्स हैं वो आधे कर दिए हैं। यानी जहाँ पे 10% है वहाँ 5% हो गया, जहाँ पे 20 है वहाँ 10% हो गया और लाइकवाइज़ इन्होंने 50% रेट रिड्यूस कर दिया। ये एक अच्छी बात इन्होंने की है। बहरहाल कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अगर ओवरऑल हम देखें तो ये इन लाइन है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हम सहूलियत देना चाह रहे हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज एक ये लेके आए हैं जिसका मतलब ये है कि जी जो लोग इंटीग्रेटेड होंगे उसके साथ ये ज़ाहिर है ऑब्वियसली इंटीग्रेशन की तरफ लेके जा रहे हैं मामला, तो उसको ज़हन में रखते हुए इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। मैं सर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा फोकस करूँगा, जो डेफिनेशन है वो ऑब्वियसली आपको मेरी प्रेजेंटेशन के ज़रिए भी मिल जाएगी। अच्छा, रेंटल इनकम जो है इसमें सर आपको मैं याद कराना चाहूँगा कि इसमें लिमिट होती थी 40 लाख रुपए की। ये 40 लाख रुपए तक इंडिविजुअल और एओपी के पास ये सहूलत हासिल होती थी उसको कि वो जो है अपना उसके अंदर ऑप्ट आउट कर सकता है फ्रॉम फिक्स टैक्स रिजीम, यानी जो एक फिक्स टैक्स रिजीम था जो आप सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम जिसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, उससे वो ऑप्ट आउट कर सकता है और नॉर्मल टैक्स की तरफ जा सकता है। अब इन्होंने क्या किया कि 4 मिलियन की बात खत्म कर दी इन्होंने जी अगर आपकी कोई भी इनकम है तो इंडिविजुअल या एओपी है तो आप नॉन कॉर्पोरेट होने के जरिए इस ऑप्शन को अवेल कर सकते अच्छा हैं। भाई, एक काम जो बड़ा इसको ज़रा आसान लैंग्वेज में भी समझा दें ताकि जो हमारे सुनने वाले इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए आसानी जी, हो जी। जाए कि हाँ, मैं बिल्कुल सर समझा देता हूँ। बिल्कुल। इसको सर प्लीज़ नहीं, व्हाई नॉट बिल्कुल मैं आगे करने ही लगा था लेकिन आपने बीच में अच्छा सर उसमें गुज़ारिश ये है कि देखें अगर आपकी 40 लाख रुपए की आमदन थी जो किराए से 40 लाख रुपए की आमदन थी किराए से, तो उस किराए के अंदर आप ये कर सकते थे कि पहले आपका फिक्स टैक्स होता था कि जी 1 परसेंटेज लगी और आपको टैक्स लग गया और आपको खर्चे या अखराजात का जो था फ़ायदा नहीं हासिल होता था, जो कानून के मुताबिक एक कंपनी को हासिल है। तो अब क्या हुआ है कि अब उन्होंने कहा जी 40 लाख की लिमिट नहीं है, आपकी कोई भी अमाउंट है, अगर लोअर लिमिट भी है या जो भी अमाउंट है आपकी किराए के ज़रिए जो आपने आमदन हासिल की है, तो उसको आप नॉर्मल टैक्स के अंदर यानी आम अखराजात का जो क्लेम है, जो 15A के अंदर अखराजात क्लेम कर सकती थी कंपनी, वो आप भी क्लेम कर सकते हैं। तो उन्होंने एक ये मौका दिया है। अच्छा, इसमें इन्होंने ना काशिफ़ भाई एक बुराई भी की है माज़रत के साथ। बुराई इन्होंने क्या की है कि जो कलेक्शन चार्जेज़ होते थे, जितने भी कारोबारी लोग हैं, वो जानते होंगे कि जब आप पैसे लेने जाते हैं लोगों से, तो उसके अंदर जो परसेंटेजेज़ होती थी, उसका थ्रेशोल्ड 6% उन्होंने दिया हुआ था कि ये 6% तक आप अखराजात क्लेम कर सकते हैं। तो उसको ऑल ऑफ अ सडन 2% कर दिया। तो देखें, ये भी इन लाइन नहीं है क्योंकि मेरे हिसाब से तो इसको शायद बढ़ाना चाहिए था, इसको उल्टा कम कर दिया। तो ये मेरी ज़ाती तौर पे इस चीज़ को देखना चाहिए और इस जो ख़ास तौर पे जो अमेंडमेंट है, इसको चेंज होना चाहिए। काश भाई, इसके हवाले से कोई और चीज़ या आगे चलूँ? जी, शुक्रिया, आगे चलिए। थैंक यू सर। अच्छा, नॉर्मल टैक्स डेप्यूटेशन अगेन ये एक इन्होंने चेंज की है जो कि ज़रा डिफरेंस है। अच्छा, इससे पहले जैसे 124 ए पे क्योंकि मैं स्किप इसलिए कर गया हूँ कि तनसीर साहब जैसे बात कर चुके हैं कि जी उसमें जो उन्होंने डिस्कशन की है रिगार्डिंग द सेम, तो वो हम कर चुके हैं तो उसके ऊपर मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा।
और उसमें यही है कि देखें 124A में अल्टीमेटली आपका यही आ जाता है कि आपका जो ये एक बात बहुत अच्छी हुई है कि देखें एटलीस्ट आपके जो ऑडिट्स या चीज़ें डिसाइड हो गई हैं उनको ओन किया जा रहा है एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग स्ट्रगल। और मैं ख़ास तौर पे क्योंकि तनसीर साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान टैक्स बार के, आपको सर आप लोगों को तमाम लीगल फ्रेटर्निटी को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि इट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल और आप लोगों ने बड़े एक स्ट्रगल के बाद इस चीज़ को प्रूव किया है। आई नो कि हमारे लिए कितना मुश्किल होता है और चैम्बर के लिए, क्योंकि हम लोग साइड बाय साइड चल रहे होते हैं, चैम्बर का भी इसमें रोल है कि जी इसको हमने अप्रूव किया है, ठीक है ना, तो अल्टीमेटली इट्स डन। नॉर्मल टैक्स डेप्सियन जो है सर उसमें देखिए 2 प्रोविजो इन्होंने ऐड किए हैं, ठीक है। उसमें ये करना ये चाह रहे हैं कि सिंपली जिस साल में आप डेप्रिसिएशन यानी एसेट एक्वायर करेंगे उसमें आपको आधी डेप्रिसिएशन क्लेम होगी, यानी जो भी आपका रेट होगा उसका 50%, और जब आप सेल करेंगे तो उसकी भी आपको आधी डेप्रिसिएशन क्लेम होगी। यानी अगर आपका रेट मिसाल के तौर पे किसी का 15% है तो उस साल के लिए 7.5% तक डेप्रिसिएशन क्लेम होगी, या किसी का 20% है तो उस साल के लिए 10% तक डेप्रिसिएशन क्लेम होगी। अच्छा, जो नॉन रेजिडेंट हैं ये एक सर इन्होंने मामला किया है कि जो आपको याद होगा कि पहले क्लॉज होती थी रिगार्डिंग सर्टेन सर्विसेज और उसको बाद में उन सर्विसेज को 3% किया गया, जिसमें फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट्स भी थे, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी थी। उसमें क्या था कि जो पीई थी नॉन रेजिडेंट लोगों की, जो बाहर से हमारे कारोबारी दोस्त आ रहे हैं जिनकी यहाँ पे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, उनको 8% पे ही रखा गया था। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है कि जिसके अंदर नेशनलाइज कर दिया गया और उसको 3% पे ले आए। लेकिन उसके साथ-साथ ना जाने क्यों इंजीनियरिंग जो फर्म्स हैं, अब देखिए काशिफ साहब यहाँ पे नोट कीजिएगा कि हम बेसिकली कंस्ट्रक्शन का कानून लेके आए, कंस्ट्रक्शन को हम इंडस्ट्री मान रहे हैं, और जो इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं जो उससे रिलेटेड हैं, कंस्ट्रक्शन से या डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं जो चीज़ें हैं, उसको हमने 3% से बाहर कर दिया। तो ये अल्टीमेटली आगे मैंने अपनी स्लाइड में जो अदर अमेंडमेंट्स हैं उसमें भी इसको शामिल किया हुआ है। तो बात ये कि ये मैं समझता हूँ कि ये रैशनल जो है, असल जो हमारी बात है उसके बरअक्स है, तो इसको हमें देखना चाहिए। अच्छा, ये अब सर एक कानून आ गया है कि जो टैक्स पेयर की प्रोफाइल है, यानी चाहे मैं एक आम आदमी हूँ, चाहे मैं कारोबारी हूँ, चाहे मैं सैलरीड हूँ, कोई भी हूँ मैं, तो मेरे लिए लाज़िम मलज़ूम हो गया कि जी मैं अपनी प्रोफाइल अपडेट करूँगा। अब इसमें क्या है कि तमाम एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर जो हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन की है सितंबर 30, 2020 तक, उनके लिए तो टाइम रखा गया है जी 31 दिसंबर 2020। अदर टैक्स पेयर जो कि रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करेंगे उनके लिए टाइम रखा गया है 90 दिन ऑफ रजिस्ट्रेशन। और एनी चेंज, अगर आप कोई भी चेंज करते हैं तो उसके लिए आपने 90 दिन के अंदर अंदर करना है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा आम सादा अल्फाज जैसे कि आप कह रहे हैं, क्योंकि हमारे दोस्त भी समझ सकें। देखिए जी, आप कुछ भी चेंज करेंगे, आप मिसाल के तौर पे अगर रिटेल के बिज़नेस में हैं, आप अपनी रिटेल आउटलेट ऐड करते हैं, आप वेयर हाउसिंग यूज़ कर रहे हैं, वेयर हाउसेज़ आप ऐड करते हैं, आप अपने गोडाउन्स ऐड करते हैं, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ आप अपने स्टेशन जो गोडाउन्स के होंगे वो ऐड करेंगे। तो अब पहले जैसे अक्सर दोस्त क्या करते थे कि जनाब कह देते थे कि जी फलाना गोडाउन जो है हमारा रजिस्टर्ड नहीं है, हमारे लिस्ट में नहीं है। जैसे कि हमने एक केस में लोगों के गोडाउन्स जो हैं, अपने जो हमारा एक क्लाइंट थे, उनके बेसिकली जो वेयर हाउसेस थे उनको ऐड किया, तो वो अगर नहीं है तो वो अब आपके ऊपर एक बर्डन आ गया है कि आपने उसको ऐड करना है। इस चीज़ को समझिएगा। ये काशिफ साहब इंतहाई अहम चीज़ है कि अपडेशन ऑफ रिकॉर्ड जो है वो आपके लिए अहम हो गया है। यानी कल को अब आप ये नहीं कह सकेंगे कि जनाब ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं थी, मैं भूल गया या मिस्टेक हो गई, तो दिस इज़ गोइंग टुवर्ड्स दैट साइड। तो इसको हमें थोड़ा-सा समझना होगा। अच्छा, चैरिटेबल डोनेशंस अगेन ये एक अजीब-सी बात है। देखिए हमारे मुल्क में एसोसिएट जो एनजीओज़ लोग खड़ी करते थे या अपने इदारे जो खड़े करते थे, उनका मकसद ये होता था कि जनाब हम जो मुनाफ़ा कमा रहे हैं उससे फलाही काम भी कर सकें, अच्छे काम भी कर सकें। तो लोग अगर अच्छे काम करने जा रहे थे, तो जनाब आपको किसने कहा था कि इसके लिए मना करें? आपने अब ये कर दिया है कि जो एसोसिएट की जो लिमिट है चैरिटेबल डोनेशंस की, उसको उठा के आधा कर दिया है। इंडिविजुअल के केस में, नॉर्मल के केस में 30% है, आपने उसको 15% कर दिया। कंपनी के केस में आपने उसको 20 से 10% कर दिया, 20 से 10% कर दिया। अच्छा, इसमें ये भी कहा गया है कि जी क्लॉज़ 61 जो है तब, अच्छा ये एक बड़ी अहम चीज़ है जो नीचे मैंने लाइन लिखी है, अगर आप देख सकें। मैं पढ़ भी देता हूँ कि एनी अदर प्रोविज़ो इज़ प्रपोज्ड वेयरबाय द स्ट्रेट डिडक्शन फ्रॉम इनकम अंडर क्लॉज़ 61 इज़ अवेलेबल ओनली इफ द सेड डोनेशन इज़ पेड बाय अ कॉस्ट। देखिए, अब डोनेशन आप दे रहे हैं अगर किसी ऐसे इदारे को जिसके लिए स्ट्रेट डिडक्शन आपको अवेलेबल है, यानी आप अपनी इनकम में से उस डोनेशन को मिन्हा कर सकते हैं खर्चे के तौर पे,
तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने क्रॉस चेक के ज़रिए दिया गया हो। हम बीइंग कंसल्टेंट ये पहले भी कहते थे, लेकिन इसको मज़ीद लीगलाइज़ कर दिया गया इस मैटर को। लेकिन ये येट अगेन चीज़ें सख्त करते जा रहे हैं और इसमें ख़ास तौर पे इस क्लॉज़ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना चाहिए जो डॉक्यूमेंटेशन के मामलात हैं। लेकिन जो एसोसिएट की बात मैंने की कि जो लोगों ने मामलात किए हुए थे, उसके लिहाज से बात ठीक नहीं है। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीड असेसमेंट लेके आए हैं जी। कश्यप साहब, एग्रीड असेसमेंट अब मैं ऑन एयर बहुत सी बातें नहीं कर सकता, ठीक है? आप समझ गए होंगे मेरा एग्रीड असेसमेंट से क्या मुराद है। ठीक है सर, तो सर मुनासिब ही नहीं है। तो बात है कि एग्रीड असेसमेंट जो है येट अगेन देखें आप जिस तरीके से लेके आ रहे हैं ना पूरे वाला, वो उस तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। क्योंकि इसमें सबसे पहले मैं बुलेट पॉइंट नंबर 3 पे जाना चाहूँगा कि देखें आप कह रहे हैं जी उसकी कंपोज़िशन क्या है कि आप उसमें चीफ कमिश्नर साहब को डाल रहे हैं, कमिश्नर साहब को डाल रहे हैं, एडिशनल कमिश्नर साहब को डाल रहे हैं। जहाँ एडीआरसी को आपने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया और नो डाउट एडीआरसी का स्ट्रॉन्ग होना भी येट अगेन मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा हमारी पाकिस्तान टैक्स बार को, लाहौर टैक्स बार को और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को। इनका मुश्तरका अमल है और इनकी बहुत बड़ी एफर्ट है, ख़ास तौर पे हमारी बार्स की भी और चैम्बर्स की भी। यदि उन्होंने एडीआरसी को स्ट्रॉन्ग बनाया और एडीआरसी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ और एडीआरसी अब उस शक्ल में शायद है जो उसको होना चाहिए था। और एडीआरसी में जो सबसे बड़ा पॉइंट था यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा तनसीर साहब की और काशिफ भाई की इजाज़त से कि देखें उसमें पहले ये कहा जाता था कि आपके पास राइट टू अपील नहीं है, आपने फॉरगो करना है। तो वो चीज़ जो इन्होंने ख़त्म की है ना वो बहुत बड़ा मैं समझता हूँ दैट इज़ द बिग विन और ये बहुत बड़ी जीत है सर आपकी। तो ये काशिफ साहब इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और तनसीर साहब को भी। तो देखें यहाँ जैसे बरअक्स उसके क्या हुआ है कि यहाँ पे कॉम्पोजिशन में आपने चीफ कमिश्नर साहब को डाला है, कमिश्नर को डाला है, एडिशनल कमिश्नर। तो सर सवाल ये है कि जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है और अल्टीमेटली जिसने आपको असेस करना है, अगर वही बेसिकली असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी के अंदर होगा, तो उस एग्रीड असेसमेंट को आप बेहतर कैसे बना सकें? तो ज़ाती तौर पे ये यही होगा कि एग्रीड असेसमेंट का मामला यही है और इसमें एक और बात ये कही गई कि जी 122(9) का नोटिस इशू हो जाएगा और लगता यही है कि जी टैक्स पेयर से को बिठा के डिस्कस करके ये बात की जाएगी कि जनाब जिन एडिशन से आप यानी जो आपकी इनकम के अंदर ऐड किया गया चीज़ों को या आपकी जो आमदन के अंदर जो आपकी ऐड बैक्स हैं उनको आप एग्री करते हैं उनको एग्री कर जाइए, जो एग्री नहीं करेंगे ओके। और पास में ये अंडरटेकिंग के जरिए काम होता रहा है, यानी टैक्स पेयर से अंडरटेकिंग ले ली जाती थी कि जनाब इस चीज़ को अपील नहीं किया जाएगा और एक एग्रीड टैक्स डिमांड अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ वर्किंग कर दी जाती थी और मैटर क्लोज हो जाता था। अच्छा, ऑप्शन कहाँ अवेलेबल नहीं है ये समझना बहुत ज़रूरी है काश साहब। ऑप्शन वहाँ अवेलेबल नहीं है जहाँ पे कंसीलमेंट ऑफ इनकम की बात आती है, यानी अगर कोई कंसीलमेंट है तो वहाँ ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। या एक ऐसा पॉइंट ऑफ लॉ जिधर आपको लगे कि उसको हाई कोर्ट ने इंटरप्रेट करना है या हायर अथॉरिटी ने इंटरप्रेट करना है, तो वहाँ आप इस तरह की ग्रेड असेसमेंट का ऑप्शन नहीं ले सकेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक सिंपल बात करूँ कि आजकल बड़ा मेरे पास भी एक केस चल रहा है इसके रिगार्डिंग फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड की जो क्लॉज थी या कंज्यूमर गुड की जो क्लॉज थी जहाँ पे 0.2% टर्नओवर लगाया जाता था, तो उसकी इंटरप्रिटेशन के हवाले से कुछ केसेस चल रहे हैं, हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं, ट्रिब्यूनल में भी चल रहे हैं। तो वो क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉइंट ऑफ लॉ है तो उसको लाज़िम व मलज़ूम है कि जी उसको आप एग्रीड असेसमेंट में नहीं ले जा सकते। अच्छा, येट अगेन इस एग्रीड असेसमेंट को करवाने के लिए आपने राइट ऑफ अपील अपना लूज़ करना है। जो भी एग्रीड असेसमेंट होगी उसको आप ऊपर जाके चैलेंज नहीं कर सकते किसी हायर अथॉरिटी। अच्छा, अब क्योंकि मैं अपनी मेजर अमेंडमेंट्स कवर कर चुका हूँ तो काशिफ भाई अब मेरी जो बाकी अमेंडमेंट्स हैं दीगर, उनको मैं ब्रीफली डिस्कस करना चाहूँगा आपकी इजाज़त के साथ। अच्छा सर, इसमें एक क्वेश्चन था हसन भाई, ये जी सर। टैक्स ऑन कमीशन इन्होंने कुछ चेंज किया? सॉरी सर। टैक्स ऑन कमीशन इट वाज 12% बिफोर, इन्होंने सर बिल्कुल 12% ही है, ये मिनिमम टैक्स कर दिया था इन्होंने और आज भी मिनिमम टैक्स ही है। उसमें सर इन्होंने ये किया है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जो आप माशाल्लाह ज़ाहिद साहब मौजूद थे जब मैं कह रहा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टैक्स स्कीम, तो आपको याद होगा कि हमने बताया था कि कमीशन इनकम जो था उसको मिनिमम टैक्स में लेंगे। तो ये 2019 के कानून में हुआ है, 2020 के कानून में अब कमीशन इनकम के ऊपर कोई मजीद चेंज नहीं हुआ, वो 12% ही है, लेकिन अल्टीमेटली वो मिनिमम टैक्स होगा और किताबें जो हैं वो कमीशन एजेंट को बनानी पड़ेंगी सर। इसमें जो एक्सपेंसेस है वो एडजस्टेबल है? नहीं सर, इसमें मैं अर्ज़ कर दूँ, इसमें सर गुजारिश ये है कि आप जैसे जो आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाएँगे, यानी आप अपनी सेल दिखाएँगे, अपने एक्सपेंसेस क्लेम करेंगे, उसके बाद आप मुनाफ़े का एक तख़मीना करेंगे। उस मुनाफ़े के ऊपर जो आप टैक्स निकालेंगे, वो अगर हायर ऑफ होगा तो उसके ऊपर आप टैक्स देंगे। अगर आपने अपनी इनकम के ऊपर जो मिनिमम 12.5% दिया हुआ है, जो आपका कमीशन का था,
तो वो अगर आपका कटा हुआ है 12% जो भी टैक्स रेट है, तो उसके मुताबिक आप जो भी हायर ऑफ होगा या तो 12% या आपके प्रॉफिट का जो टैक्स है वो आप दे रहे होंगे सर। Thank you. ठीक हो गया सर। जी काशिफ भाई इजाजत, आगे चलो। बस जल्दी जल्दी कर लीजिए। जी जी सर, बस वही मेरी 2 स्लाइड्स रह 2 से 3 स्लाइड्स रह गई, उसके बाद आई विल बी डन। सर Okay, thank शायद 2 स्लाइड रहेगी। अच्छा सर, इसमें ये है कि जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का तो पहले ही मैंने जिक्र कर दिया। एडवांस टैक्स इन्होंने कहा है जी टर्नओवर बेसिस पे लेंगे, यानी टर्नओवर की बेस पे एडवांस टैक्स लिया करेंगे, उसका ऑनलाइन सिस्टम ये मुतारफ करवाएंगे। उसके अलावा इन्होंने कहा है जी जो नॉन रेजिडेंट जो सर्टन पेमेंट्स हैं वो मैंने बताया कि जी उनको अलाइन किया गया है। टॉल मैन्युफैक्चरिंग का ये बड़ा अच्छा इकदाम लिया गया काशिफ साहब कि टॉल मैन्युफैक्चरिंग को 4 से 4.5% में ले आए हैं, और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है सर्विस का जो कन्फ्यूजन थी वो भी खत्म हो गई कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट है सर्विस है, तो अल्टीमेटली इसका रेट 4.5% कर दिया। अच्छा, एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट, ये काशिफ भाई मेरी जाहिद साहब आपसे भी गुजारिश है कि आप लोग भी इस पॉइंट को उठाएं, और मेरा सती ख्याल है कि सदर साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि इस पॉइंट को उठाएं कि ये जो एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट है वो ये कहा गया है कि लिस्टेड कंपनी को 15 दिन के अंदर मिल जाएगा। तो जनाब ये लिस्टेड कंपनी के लिए नहीं, ये मेहरबानी करें इसको मैन्युफैक्चरर के लिए भी करें। और देखें इसको जो आप डिले करते हैं, अगर गलती आपके एंड पे है तो इसको प्लीज काइंडली देखें, और 15 दिन इज मोर देन इनफ टाइम जिसके अंदर आप असेस करके एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। 165 की जी रिक्वायरमेंट क्वार्टरली कर दी गई है। ऑब्वियसली पहले ये आप कह लीजिए कि ये हाफ ईयरली थी, लेकिन ये रेगुलराइज नहीं थी क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन हर्ट हो गई थी। अच्छा, आखिर में कुछ हमारी बातें, जैसे कि पहले बुखारी साहब ने भी उसके बारे में जिक्र किया, वो तो ये है कि जी रियल टाइम एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हो गया। अब इसको देखते हैं कि ये पॉजिटिव मैनर में इसको बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है या क्या होता है मामला। ठीक है, वीडियो लिंक के जरिए ऑडिट की बात की गई है, फिर सेक्टोरियल बेंचमार्क्स की बात की गई, लेकिन देखें सेक्टोरियल बेंचमार्क से थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ है कि क्या एफबीआर सेक्टोरियल बेंचमार्क्स में इतना स्मार्ट होगा कि हर साल उसको अपडेट कर सके और अकॉर्डिंग टू कंडीशंस कर सके, तो ये थोड़ा सा मसला आएगा। अच्छा, टर्मिनल रेट की एक प्ली ली जाती थी हायर कोर्ट्स में, तनसीर साहब को भी याद होगा डेफिनेटली, कि ये डिफ़ॉल्ट सरचार्ज जो है क्योंकि उसकी कोई टर्मिनल डेट नहीं है, तो सर इसके अंदर आप डिफ़ॉल्ट सरचार्ज नहीं लगा सकते। तो ये टर्मिनल डेट के कॉन्सेप्ट को इन्होंने ख़त्म किया। येट अगेन देखें, अगर कोई कानूनी मसला है, आप उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे, तो उसका हल आप ये निकालते हैं कि आप कहते हैं कानून ही तब्दील कर दिया जाए। तो इट्स येट अगेन अनदर मॉकरी। अच्छा, एग्जाम्पशन जो विदहोल्डिंग टैक्स इलेक्ट्रिसिटी, ये बड़ा अहम है, खास तौर पे काशिफ साहब आपके जो छोटे कारोबारी हज़रात हैं बाकी लोगों की, कि कमिश्नर को अब ये ऑथराइज कर दिया गया है कि जो बिजली के ऊपर आपका टैक्स कटता है उसके ऊपर पहले तो ये था कि अगर आप एग्जाम्प्ट हैं 100C के अंदर, यानी आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको एग्जाम्पशन अवेलेबल है। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपका टैक्स एडवांस ज़्यादा कट गया है तो एग्जाम्पशन आपको दिया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, जो टैक्स कटता है उसके ऊपर। तो ये एक अच्छा इकदाम है ज़ाती तौर पर। इंजीनियरिंग सर्विसेज को ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आप अगर देखें तो उसको गलत किया गया है कि जहाँ आप कंस्ट्रक्शन को बेहतरी कर रहे हैं वहाँ आप इसको ख़त्म कर रहे हैं। लास्ट में जी ये मेरे नंबर्स आपके पास अवेलेबल हैं, ईमेल आईडी, बाकी काशिफ भाई माशाल्लाह मौजूद हैं, ही इज़ वेरी वाइब्रेंट टू रीच एवरीवन। और आखिर में येट अगेन मैं आपके वक्त का और आपकी पेशेंस का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और ख़ास तौर पे आई एम ग्रेटफुल टू द चैम्बर कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया बात करने का। काशिफ साहब, आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई एम ग्रेटफुल टू मियां जाहिद जावेद साहब, इरफान साहब और तनसीर साहब। इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू विद अस। और ख़ास तौर पे मैं ज़ुहैब ज़ुबैरी साहब, सीईओ टेल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस इनिशिएटिव में काशिफ साहब के साथ मिलके, जो कि इनोवेटिव एक माइंड रखते हैं, और मैं इस चीज़ के लिए काशिफ साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा कि फर्स्ट वेबिनार चैम्बर के फोरम से सर, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों ने मुझे इसका पार्ट बनाया। थैंक यू वेरी मच।